Hello students, today our topic is types of reaction and in which we study decomposition reactions। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जितनी वीडियो डाली हैं पहले आप देख लेना उनको, और उनमें से जो आपको वीडियो पसंद आए उसके नीचे लाइक और शेयर ज़रूर करना प्लीज़। एंड उसके बाद अगर आपको किसी लेक्चर में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और नेक्स्ट आप देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं देखूं एक्टिविटी 1.4 एनसीईआरटी की आप एक्टिविटी देख सकते हो 1.4। उसमें क्या है, फेरस सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है। जब हम उसको हीट करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऐसे एक बच्चा उसको हीट कर रहा है, तो उसमें से आपने देखा होगा Fe2O3 सॉलिड कलर की सॉलिड कलर का मटेरियल बन जाएगा उसमें, और SO2 और SO3 गैस बाहर निकलेंगी। ये येलो कलर की गैसेस होती हैं जो बाहर निकलती हैं इसमें। नेक्स्ट है आप क्या, कैल्शियम कार्बोनेट की एक्टिविटी। कैल्शियम कार्बोनेट में जो आप हीट करोगे, ये आपका लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन होती है एक पत्थर की फॉर्म होती है, चूने का पत्थर जैसे होता है ना एक लाइमस्टोन जो अपने यूज करते हैं घरों में, ये वाला भी। और ये सारी एक फॉर्म होती है पत्थर की, लाइमस्टोन इसकी फॉर्म है। चौक जो होता है आपके मतलब बोर्ड पे हम यूज करते हैं ना स्कूल में, और जो बोर्ड वाला जो चौक होता है वो भी लाइमस्टोन की एक फॉर्म होती है। उसको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्विकलाइम आता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कली बोला जाता है, घरों में पेंटिंग के रूप में यूज की जाती है वो, और CO2 गैस इसमें से बाहर निकलती है। इन सभी रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका आपको आता ही है। सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करोगे। इसमें कितनी मेटल हैं, दो आयरन, दो मेटल हैं, और यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद आयरन के अलावा कोई और एलिमेंट देखो कौन है, सल्फर। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के सल्फर इधर कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 1 और 1 2। और यहाँ पे हमारी रिएक्शंस क्या होगी, बैलेंस होगी। ऑक्सीजन को भी आप देख सकते हो बैलेंस ही होगा, 4 2 8। यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 और 3 8। ये रिएक्शंस बैलेंस है। ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस है, ये वाली भी। और अगर आपको दिक्कत आती हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना कि कैसे हम मेटल को या फिर इनको बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को। फिर उसके बाद आपका आता है जनरली, मैं आपको बताऊं कि एक मतलब तरीका होता है रिएक्शंस को प्रोसीड करने का, या फिर आपको कैसे पता चले कि ये रिएक्शन ऐसे हुई होगी, कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, जनरली CTET PTET या फिर ऐसे एग्जाम में ETT कैडर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हों और उनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी जहाँ प्रोसेस करेगी, तो याद रखना ऐसी रिएक्शन जिसमें गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हों वो रिएक्शन हमेशा फिजिबल होगी। वहीं पे टिक लगाना, यहाँ पे आपको लगे कि गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हो। इसके पीछे रीजन होता है क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये फ्रीडम चाहते हैं हमेशा। क्या चाहते हैं, फ्रीडम। और जब स्टार्टिंग में ये फॉर एग्जांपल सॉलिड में है तो ये पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होंगे, और जैसे ही आपने इसको हीट किया तो ये पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि गैसेस फॉर्म में चला गया सल्फर SO2 और SO3 की फॉर्म में, तो ये क्या चला गया, दूर दूर चला गया, तो इसे फ्रीडम मिल गई। तो हर एक चीज फ्रीडम चाहती है, और इसे एंट्रोपी का नाम भी दिया जाता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमली मूव करने की कैपेसिटी। और जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये रैंडमली इजीली मूव करने लगेंगे गैसेस फॉर्म में आके, और इस तरीके से ये रिएक्शन फेवरेबल होती है। यही रीजन होता है कि रिएक्शंस आगे प्रोसीड करती हैं। कौन सी करती हैं कौन सी नहीं ये देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन दिए और उनमें से चेक करना हो कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, तो आप देखोगे अगर किसी में गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो रिएक्शन डेफिनेटली प्रोसीड करेगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शन की एक्टिविटी 1.5। इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो इसमें लेड ऑक्साइड मिलता है, NO2 और O2 मिलते हैं। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1.5 है, इसे आप देख लेना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैटर किसी के साथ अगर कंबाइनिंग फॉर्म में मिल रही है तो वो या तो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगी जनरली, या फिर कार्बोनेट फॉर्म में, या फिर सल्फाइड फॉर्म में, या फिर रेयर केस नाइट्रेट की फॉर्म में मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल्स बहुत सारी बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट, नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट देखो NaNO3, सोडियम सल्फेट
Na2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, इन सभी में मेटल्स हैं। ये देखो सोडियम मेटल है, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, आयरन मेटल है। ये सारी की सारी मेटल अर्थ के क्रस्ट पे भी जब एग्जिस्ट करती हैं तो ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो इन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग से। इस प्रोसेस का नाम होता है मेटलर्जी, जिसमें हम मेटल को उसकी कंबाइंड फॉर्म से अलग करते हैं। बहुत कम मेटल्स ऐसी होती हैं जो अपनी नेटिव स्टेट में मिलती हैं। नेटिव का मतलब अकेले एग्जिस्ट करती हैं, बहुत कम होती हैं ऐसी, और उनमें से एक का नाम है गोल्ड, Ag, सिल्वर एंड गोल्ड, Au होता है गोल्ड और Ag होता है सिल्वर, और एक होती है प्लैटिनम। प्लैटिनम अनरिएक्टिव मेटल है, बिल्कुल ही Pt, आपने शायद एक सॉन्ग भी सुना होगा प्लैटिनम वर्गा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यही है वो प्लैटिनम, जो बहुत कम रिएक्टिव है, और इसलिए ये तीनों मेटल्स हमें नेटिव स्टेट में मिलती हैं। और कोई भी मेटल आपको नेटिव स्टेट में नहीं मिलेगी, वो या तो उसके ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगी, जहाँ कार्बोनेट में, जहाँ सल्फाइड में, और इन्हें एक मेटलर्जी प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक और एग्जांपल्स आती है जिसे कहा जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर में हम डीकंपोजिशन करते हैं वाटर की, H2O। वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जब हम वाटर करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, H2 और O2। और जनरली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा अमाउंट में मिलती है ऑक्सीजन से, मतलब डबल अमाउंट में मिलती है इन दोनों कंटेनर में। सेटअप मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। एक बीकर होता है, उसमें से कार्बन की रोड पास की जाती है, यहाँ पे उसको मतलब नीचे से ऐसे उसमें होल किए जाते हैं, होल करके दो कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, और उनको बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। एक टर्मिनल को पॉजिटिव एंड के साथ बैटरी के, और दूसरे को नेगेटिव के साथ। और जो नेगेटिव के साथ एंड अटैच होता है उसे कैथोड टर्मिनल बोलते हैं, और जो पॉजिटिव के साथ अटैच होता है बैटरी के उसे एनोड टर्मिनल बोला जाता है। कैथोड और एनोड जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन होती है। इसे मैं आपको नेक्स्ट वाले जो वीडियोस आएंगे आपकी इलेक्ट्रोलिसिस के बेस पे या इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, उसमें आपको बताऊंगा कि एनोड कैथोड कैसे कंसीडर किए जाते हैं। एक बार आप यही समझ लो यहीं से कि नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से और पॉजिटिव को एनोड से। हमेशा याद रखना एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन होगी। याद रखना एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए एनोड टर्मिनल पे हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड टर्मिनल पे, O2 मिलेगा, और कैथोड वाली जो ट्यूब होगी उसमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और अगर हमें चेक करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है या फिर ऑक्सीजन गैस है या फिर कोई और गैस है, तो हम इसके पास किसी भी तरीके की आप माचिस ले जा सकते हो, लेटर ले जा सकते हो, या फिर कैंडल, जलती हुई कैंडल अगर पास में ले जाओगे हाइड्रोजन गैस के, तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कंबस्टेबल होती है। और ऑक्सीजन गैस हमेशा प्रोड्यूसर का काम करेगी, मतलब ऑक्सीजन क्या है, एक कंबस्टेबल प्रोड्यूसर है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहां पे कंबस्शन हो सकती है, विदाउट ऑक्सीजन कंबस्शन कभी नहीं होगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसी में आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी 1.7 आई थिंक एक्टिविटी होगी वो। 1.7 एक्टिविटी में अगर आप सिल्वर क्लोराइड को या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को, सिल्वर क्लोराइड को AgCl और AgBr, अगर आप इसको सनलाइट की फॉर्म में हीट करते हो, सनलाइट की फॉर्म में अगर आप इसको हीट करते हो तो आपको Ag अलग मिल जाएगा और क्लोरीन इधर मिल जाएगा और इधर Ag प्लस ब्रोमीन मिल जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ऐसे हो जाएगा AgBr और AgCl। यहाँ पे देखिए क्लोरीन गैस बन रही है, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना
कि बहुत सारी रिएक्शंस आप देखना, लगभग 95% रिएक्शन ऐसी होंगी इसमें इधर सॉलिड और इधर सॉलिड के साथ एक प्रोडक्ट गैस बन रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ते जाती है और यही रीजन बनता है इनके पीछे कि कोई भी रिएक्शन इसीलिए प्रोसीड करती है ताकि उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही हो, मतलब रैंडमली मूव करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही हो। गैसेस फॉर्म में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है बजाय सॉलिड के और लिक्विड के, और इसी तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। और नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये सारी एग्जांपल थी डीकंपोजिशन रिएक्शन की। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the reaction in which highly reactive metal displace the low reactive metal। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन हाईली रिएक्टिव है और कौन सी लो रिएक्टिव है। तो इसे देखने के लिए एक टेबल बना होता है, यहां से याद कीजिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, यहाँ पे कैल्शियम और आएगा। ये एक ट्रिक होती है जनरली, अगर आप इसको और तरीके से याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी और फिर कॉपर, एजू, गोल्ड और प्लेटिनम। इसको आप किसी भी तरीके से याद रखना, लेकिन एक चीज याद रखना, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी, ऊपर वाली मेटल्स हैं जो वो हाईली रिएक्टिव है। ये आपका थर्ड चैप्टर आता है ना जो मेटल नॉन मेटल का, उसमें इसका टेबल दिया हुआ है। मैं आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर में फिर से ये करवाऊंगा, टॉपिक पूरे का पूरा दोबारा आएगा ये। इसकी मैं एक्टिविटी आपको करवा देता हूँ, एक्टिविटी जो दी हुई है बुक में। और यहाँ पे एक और चीज देखो, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी, और जितनी भी मेटल यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अगर इनको आप किसी एसिड के साथ या फिर वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो ये हमेशा हाइड्रोजन गैस एक्सपोज करेंगी बाहर। हाइड्रोजन गैस इन सभी मेटल में से निकलेगा अगर आप इसको वाटर या फिर एसिड के साथ ट्रीट करोगे। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जो मैंने प्रीवियस टॉपिक करवाया था हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर वाला, उसमें हमेशा एसिड को ऐड किया जाता है साथ। एसिड को इसलिए ऐड किया जाता है कि अगर हम एसिड को ऐड कर देते हैं उसमें तो वाटर की जो डीकंपोजिशन है, हाइड्रोलिसिस है जो वाटर की, वो आसान हो जाती है। वाटर आयंस की फॉर्म में इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए हम एसिड को ऐड करते हैं। H2SO4 को स्मॉल अमाउंट में H2SO4 ऐड किया जाता है। अगर आप लैब में वो एक्टिविटी परफॉर्म करने जाओगे तो आपने देखना कि जो आपका लैब अटेंडेंट होगा या टीचर होगा वो उसमें एसिड डाल रहा होगा। वैसे बहुत कम चांस है कि वो आपको करवाया जाएगा लैब में, क्योंकि उसके लिए एक अलग से सेटअप होता है। देखिए, the reaction in which highly reactive metal displace the less reactive metal। यहाँ पे देखिए एक आयरन की नेल आपके पास होगी। आयरन नेल जानते हो, कोई भी लोहे का टुकड़ा अगर आप उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमेशा ब्लू कलर का होता है, उसको डालना। कॉपर सल्फेट एक सॉलिड की फॉर्म, मैंने बताया था ना कि मेटल आपको या तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। देखो ये मेटल कंबाइंड फॉर्म है, कॉपर किससे जुड़ा हुआ है, सल्फेट से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो आपका आयरन का टुकड़ा ये आपने एक्सट्रैक्ट किया हुआ मेटल है, जो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में जैसे हम घरों में यूज करते हैं, हमें एक्सट्रैक्ट किया होता है, अकेला आयरन होता है इसमें। और इस आयरन को जब आप कॉपर में डालोगे तो क्या होगा, मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, यही वाली Fe आयरन का नेल प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। और यहां से देखिए आयरन और कॉपर, देखिए आयरन कहां पे है, यहां पे, और कॉपर कहां पे है, ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और कॉपर लो रिएक्टिव मेटल है। और ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या, मैंने डेफिनेशन में क्या कहा था, हाईली रिएक्टिव मेटल
डिस्प्लेस दी लो रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे देखना हाईली रिएक्टिव मेटल इसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो आयरन जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट, और बाहर क्या निकल जाएगा, कॉपर। तो आप देखोगे कि आयरन है जो पूरे का पूरा वो फेडेड कर देगा इसके ब्लू कलर को, इसका ब्लू कलर पूरे का पूरा फेडेड फीका हो जाएगा, और जो आपके कॉपर के ग्रेन्स होंगे वो नीचे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये आपके बीकर में रिएक्शन दी हुई है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जांपल है। अगर मैं यही कहूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फेरस सल्फेट इधर दिया हुआ है और इसमें आपको कहा है कि आपने कॉपर की मेटल डालनी है फेरस सल्फेट में, तो आप बताइए कि यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड होगी। फेरस कहाँ पे है, यहाँ पे। कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे। कॉपर से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, फेरस। कॉपर तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, हाईली रिएक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस करना था लो रिएक्टिव मेटल को। हाईली रिएक्टिव कौन है, आयरन, ये तो हाईली रिएक्टिव नहीं है, तो मतलब कॉपर इसको ऐसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नो रिएक्शन लिखा जाएगा। आई थिंक यू ऑल आर गॉट इट। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो शेयर करना। नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बता के, फिर रेंसिडिटी और आपका कोरिजन होगा टॉपिक, उन्हें खत्म करेंगे। और लास्ट वाला आपका वो पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट होगा। ये वाला आपका पार्ट है थर्ड है जी। थैंक यू।